प्यारे मित्रों, मैं मनोज कुमार विश्वकर्मा, हमारी YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था वर्धन वंश या वर्धन काल, जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। यदि आपको एंशिएंट हिस्ट्री को और वीडियो प्राप्त करना है, जैसे कुछ वीडियो आपसे छूट गए होंगे, तो आप अपनी YouTube पर इंजीनियर विराट संदीप आर्या लिखकर हमारी चैनल सब्सक्राइब करें। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल के सभी वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो आपका भूगोल हो, इसके अलावा चाहे वो आपकी जनरल साइंस हो, तथा और आपकी जो मैथ कंपटीशन लेवल की जो मैथ होती है उसकी भी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी चैनल के सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपसे कोई वीडियो छूट गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। इसके अलावा जो भी विषय की वीडियो छूटे हैं उन वीडियो को आप एक बार फिर पुनः देख सकते हैं। आप जानते हैं कि हमने कल पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री का जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था वर्धन काल, या उसी को बोला जाता है पुष्यभूति वंश। आप जानते हैं कि जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है ये अंतिम वंश था। जो हमने कल पढ़ा था वर्धन वंश, वो अंतिम वंश था। इसके अलावा जब हमने इतिहास प्रारंभ की थी तो मैंने बताया था कि भारतीय इतिहास को विद्वानों ने 3 भागों में डिवाइडेशन किया था। एक प्राचीन भारत जिसे बोला जाता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होती है आपकी मध्यकालीन भारत मिडिवल हिस्ट्री, और एक होती है आपकी आधुनिक भारत जिसे बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने प्राचीन भारतीय इतिहास तो लगभग समाप्त कर लिया है, लेकिन इसके कुछ 1-2 वीडियो और बनाने पड़ेंगे, वो भी आपके सामने जल्द उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन आज हम मध्यकालीन भारत की चर्चा करें तो मैंने बताया होगा कि जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत ये आपका 650 से लगा के 1707 ईस्वी तक जाता है, 1707 ईस्वी तक। अब इसके भी आप 2 भाग देख सकते हैं। एक बनता है आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल ये आपको पढ़ना पड़ेगा 650 से लगा के 1206 ईस्वी तक पढ़ेंगे, या कुछ किताबों में 1200 तक लिखा होता, वो भी सही है। इसके अलावा इसका जो दूसरा भाग पढ़ेंगे वो कहलाएगा आपका उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल 1206 से लगा के हम 1707 ईस्वी तक पढ़ेंगे। इसे हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल में आप क्या पढ़ेंगे? पूर्व मध्यकाल में पढ़ेंगे भारत में मुस्लिम आक्रमण, और मुस्लिम में आप पढ़ेंगे सबसे पहले अरबी, इसके बाद आप पढ़ेंगे तुर्की, तथा इसी में आप पढ़ेंगे स्थानीय राजवंश। स्थानीय राजवंश का तात्पर्य है इसी में आप पाल वंश पढ़ेंगे, इसी में आप राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे। इसके अलावा आप इसी में सैन्य वंश भी पढ़ेंगे, चंदेल वंश भी पढ़ेंगे। तो जितने आपके स्थानीय राजवंश होंगे वो सब किस में पढ़ लेंगे हम? स्थानीय राजवंश या प्रांतीय राजवंश भी कहा जाता है। अरबी आक्रमण पढ़ लेंगे, तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण में आप देखेंगे तो सुबुक्तगीन को पढ़ा जाएगा, सुबुक्तगीन को पढ़ा जाएगा। इसके अलावा इसी में महमूद गजनबी को पढ़ा जाएगा। इसके अलावा इसी में मोहम्मद गौरी को पढ़ा जाएगा, जिसका वास्तविक नाम था शिहाबुद्दीन गौरी। अब उत्तर मध्यकाल के भी 2 भाग बनते हैं। उत्तर मध्यकाल का जो दूसरा पहला भाग होगा उसे बोला जाता है दिल्ली सल्तनत। पहला भाग हमारा दिल्ली सल्तनत होगा, और दूसरा भाग कहलाएगा आपका मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत आप कहाँ से पढ़ेंगे? 1206 से लगा के 1526 तक पढ़ेंगे, ये दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। मुगल काल कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? 1526 से लगा के 1707 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार से पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में आप कितने राजवंश पढ़ेंगे? देखिए, दिल्ली सल्तनत में आप 5 राजवंश पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम मामलूक वंश भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं, आरंभिक तुर्क भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा वंश इसी में पढ़ा जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश ये पढ़ेंगे, जिसमें जो महत्वपूर्ण शासक होगा वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। इसके बाद तीसरा जो वंश पढ़ेंगे वो कहलाएगा आपका तुगलक वंश।
तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे और फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला वंश होगा वो कहलाएगा आपका सैयद वंश, और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है वो आपका कहलाता है लोदी वंश। इसी लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ करता था, यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसी इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित कर देता है और भारत में एक नया वंश चलाता है। उस वंश का नाम पड़ता है मुगल वंश, उसी को कहते हैं मुगल काल। तो जैसे ही आप इसमें बहलू लोदी की मृत्यु हो जाती है रणभूमि में, तो भारत में एक नया वंश आता है मुगल वंश। तो मुगल वंश में आप पढ़ेंगे बाबर को पढ़ेंगे, बाबर के बाद आप उसके पुत्र हुमायूं को पढ़ेंगे। लेकिन बीच में 15 वर्षों के लिए भारत में सूरी वंश की स्थापना हो जाती है और उसमें 3 शासक शासन करते हैं। लेकिन एक बार पुनः 1555 ईस्वी के सरहिंद युद्ध में आप देखेंगे हुमायूं पुनः जीत जाता है और एक बार पुनः दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लेता है। लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो अकबर होता है। इसके बाद अकबर के बाद आप पढ़ेंगे जहांगीर, फिर आप पढ़ेंगे शाहजहां, फिर आप पढ़ेंगे औरंगजेब। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है तो उत्तर मध्यकाल समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जो मुगल काल है ये 1707 तक नहीं बल्कि 1857 तक चलता है। लेकिन इसके प्रारंभ के जो 6 शासक थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये प्रतापी शासक थे। इसके बाद जितने शासक निकले वो कमजोर निकले। इस कारण क्या हुआ, मुगल वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया। तो ये जो वंश है 1857 तक चला, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं उत्तरकालीन मुगल शासक में पढ़ेंगे। तो हमें इतना पढ़ना है मध्यकालीन भारत में पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 650 से 1206 तक। इसमें आप पढ़ेंगे भारत में मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम में सबसे पहले कौन आए थे, अरबी। इसके अलावा इसी में पढ़ेंगे आप तुर्कों के आक्रमण। तुर्कों में भारत में प्रथम जो तुर्की आक्रमण किया था वो सुबक्तगीन ने किया था। इसके बाद जो महमूद गजनबी है, महमूद गजनबी के भी भारत में आक्रमण पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया और आप देखेंगे सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर का था, जिसे उसने 1025 ईस्वी में लूटा था। वहाँ से उसे अपार धन मिला था। इसके अलावा महमूद गजनबी को बुत सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं। अगला जो आप पढ़ेंगे इसी में तुर्कों में वो पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का, जिसका वास्तविक नाम था शिहाबुद्दीन गौरी। तो जो मोहम्मद गौरी था, सुबक्तगीन हो, महमूद गजनबी हो, इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम हो, इन सब की नीतियों और मोहम्मद गौरी की नीति में फ़र्क था। अर्थात इनका कार्य था धन को लूटना और जाना। लेकिन मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। अर्थात भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है, जिसका वास्तविक नाम था शिहाबुद्दीन गौरी। तो आज हम चर्चा करेंगे पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल में हमको मोहम्मद गौरी तक पढ़ना है। ठीक, मोहम्मद गौरी तक जब आप पढ़ेंगे तो इससे आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे। जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए तो उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो खराब थी। इसके अलावा भारत में धन तो पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन यहाँ की राजनीतिक स्थिति खराब थी। अर्थात कोई भी यहाँ पर केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। स्थानीय क्षेत्रों में अलग अलग शासन हुआ करता था। इसके अलावा उस समय के जो राजा महाराजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे। इसी का फ़ायदा उठाते थे आक्रमणकारी, क्योंकि आपस में जब इनके बीच लड़ाई होती थी तो युद्ध के दौरान एक दूसरे का कोई साथ नहीं देता था। इसके अलावा हमारे जो भारत देश के राजा महाराजा थे वो युद्ध के दौरान आप देखेंगे हाथियों का प्रयोग करते थे। तो कभी कभी क्या हाथी भी युद्ध के मैदान में पगला जाता था तो वो अपनी सेना को ही कुचल देता था। तथा भारत के जो राजा महाराजा थे वो अधिकांशतः भाड़ी की सैनिक रखते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है वो युद्ध नीति में कुशल नहीं थे,
फिर भी उनको युद्ध कराया जाता था, जिससे हमारे भारत देश के राजा महाराजा पराजित हो जाते थे या कुछ राजा महाराजा जीत भी जाते थे जो शक्तिशाली होते थे। भारत में आक्रमण का जो मेन रास्ता था वो ये था उत्तर पश्चिमी मार्ग, क्योंकि इस साइड आप देखेंगे अरब सागर है, अरब सागर मिलेगा आपको, नीचे आपको मिल जाएगा दक्षिण में हिंद महासागर, और इस साइड आपको मिल जाएगी बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और ये आपका जो पूरा क्षेत्र है ये है आपका हिमालय पर्वत है। तो भारत आने का जो रास्ता है वो केवल उत्तर पश्चिमी मार्ग है, ये वाला। जितने भी आक्रमण होते हैं वो उत्तर पश्चिमी मार्ग से हुए थे। और यहीं पर एक क्षेत्र पाया जाता था उस समय, सिंध, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, सिंध। उस समय जो सिंध की राजधानी थी वो देवल थी, सिंध की राजधानी देवल थी। तो आप बगदाद में उस समय जो वहाँ का खलीफा था वो हज्जाज था। तो हज्जाज का जो व्यापार है वो भारत के रास्ते से होता था। तो एक समय क्या हुआ, जब सिंध पर यहाँ पर एक शासक का नाम है दाहिर, जो दाहिर था ये ब्राह्मण जाति का था। तो दाहिर के सैनिकों ने हज्जाज का माल लूट लिया, उनके सैनिकों द्वारा उसने माल हज्जाज का अपने अंडर में करवा लिया। तो जब इसकी सूचना हज्जाज को मिली तो हज्जाज ने दाहिर से कहा कि हमारा जो माल है वो हमें वापस दे दो। तो हज्जाज तो दाहिर नहीं माना। इसके अलावा दाहिर को उसने एक बार फिर शिकायत की कि आपके जो क्षेत्र के डाकू हैं वो हमारा सामान लूटते हैं। तो दाहिर ने एक बार फिर कहा कि डाकुओं पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसको सबक सिखाने के लिए हज्जाज ने अपने सेनापति, चीफ एंड कमांडर, सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा, और वो भी इसी मार्ग से आया। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया और दाहिर को पराजित कर दिया तथा उसने सिंध पर अधिकार कर लिया। जब इसने सिंध पर अधिकार कर लिया, चूंकि आप जानते हैं कि जो भारत की अधिकांश जनसंख्या थी वो हिंदू थी, तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया तो इसने यहाँ की जनता से कहा कि आप या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, अन्यथा जजिया कर देना स्वीकार करो। जजिया कर क्या है? जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर होता है उसे जजिया कर कहते हैं। ये हिंदुओं पर लगता था, ये जैनों पर लगता था, ये बौद्धों पर लगता था। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो कर है वो आपका जजिया कर कहलाता था, जो 5% देना पड़ता था कुल आय का। तो आपसे प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति आपका मोहम्मद बिन कासिम था। इसके अलावा इसने कुछ व्यक्तियों को छोड़ दिया था जो जजिया कर से मुक्त थे, जैसे अपाहिज हो गए, बूढ़े व्यक्ति हो गए, ब्राह्मण हो गए, इनसे ये जजिया कर नहीं लेता था। आप जब इसमें दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत में आप तुगलक वंश पढ़ेंगे, तो तुगलक वंश में आपको एक शासक में लेकर फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। तो मोहम्मद बिन कासिम 711-12 ईस्वी में, यदि इसकी और डिटेल पूरी पढ़ लें, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711-12 ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के शासक दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया। और यहाँ की जनता हिंदू थी, इसलिए इसने कहा कि आप या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार करो या फिर जजिया कर देना स्वीकार करो। तो यहाँ पर सबसे पहले, अर्थात भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दोनों बेटियों को अपने अंडर में कर लिया और उनको वापस भिजवा दिया। तो इससे ये प्रश्न बनता है कि जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 711-12 ईस्वी में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, या कभी कभी अरबों द्वारा।
भारत में आक्रमण करने वाले मुस्लिम कौन थे? तो वो अरबी थे। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में प्रथम अरबी आक्रमण, सफल आक्रमण 711-12 ईस्वी में होता है। इसके अलावा जब युद्ध हो गया तो भारत ने सीखा क्या, इसके प्रभाव क्या पड़े? तो भारत में इसके जो प्रभाव पड़े हैं वो दो पड़े हैं। नंबर 1, ऊंट पालन और दूसरा है खजूर की खेती। ये दो प्रभाव भारत में आपको देखने को मिलते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम में आपको इतना ही पढ़ना पड़ता है। इसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा मैंने बताया था कि पढ़ेंगे भारत में तुर्की आक्रमण। तो भारत में जो प्रथम तुर्की आक्रमण है वो 986 ईस्वी में आप पढ़ेंगे सुबक्तगीन द्वारा किया गया था। उस समय उसने पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया। उस समय जो पंजाब के शासक थे वो जयपाल थे, जो आपके शाही वंश के राजा हुआ करते थे। तो जयपाल पराजित हो जाता है और वो भाग जाता है। इसके बाद उसका जो पुत्र होता है आनंदपाल गद्दी पर बैठता है। तो आनंदपाल भी कमजोर निकलता है। इसके बाद सुबक्तगीन अपने क्षेत्र चला जाता है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद महमूद गजनी का शासक बनता है। महमूद गजनवी प्रथम मुस्लिम था जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यह जाता है कि महमूद गजनवी प्रथम मुसलमान था जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण की तथा इसने शपथ ली कि भारत में प्रत्येक वर्ष हम एक आक्रमण करेंगे। इसने भारत में, विद्वानों के अनुसार इसने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। और 17 बार में जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर। जो सोमनाथ मंदिर है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में है। ये भी प्रश्न बनता है ये किस देवता का है, तो आप बताएंगे ये शिव देवता का है। महमूद गजनवी को बुत सिकन और मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बनता है कि बुत सिकन या मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, तो महमूद गजनवी को कहा जाता है। के अलावा महमूद गजनवी के साथ एक यात्री आता है, महमूद गजनवी जब भारत में आक्रमण करता है तो उसके साथ अलबरूनी भारत आता है। अलबरूनी जैसा कि मैंने बताया कि इसका जन्म 975 ईस्वी में खीवा में हुआ था। जब महमूद गजनवी ने खीवा पर आक्रमण किया तो वहाँ के सैनिकों को बंदी बना लिया। इसके अलावा अलबरूनी की ज्ञान उसने देखा तो उसने ज्योतिष का पद दिया था। जैसे ही महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है तो अलबरूनी उसके साथ आता है। महमूद गजनवी तो चला जाता है लेकिन अलबरूनी यहीं पर रुकता है और अलबरूनी भारतीय इतिहास को समझता है, यहाँ की संस्कृति को समझता है तथा यहाँ पर जो ग्रंथ हैं चाहे वेद पुराण उनका ही अध्ययन करता है। तो ये प्रश्न बनता है कि भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो आप बताएंगे अलबरूनी था। इसके अलावा अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताब उल हिंद, या इसी को बोला जाता है तहकीक ए हिंद। ये इसने किताब लिखी थी भारत की खोज। तो अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया था। महमूद गजनवी की 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भारत में कुछ समय मुसलमानों के आक्रमण नहीं होते हैं। तो अब जो अगला मुस्लिम आक्रमण करेगा वो करता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो वास्तविक नाम था वो शिहाबुद्दीन गौरी था। उसका जो क्षेत्र था मोहम्मद गौरी का वो छोटा था, इस कारण उसके भाई को वो क्षेत्र मिल जाता है और वो अपना साम्राज्य विस्तार करने की सोचता है। तो उसकी नज़र भारत में पड़ती है और इसके अलावा उसका ये भी उद्देश्य था कि किस प्रकार से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो। तो मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी का जो वास्तविक नाम था वो शिहाबुद्दीन गौरी था। ये इसका वास्तविक नाम था। तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण मुल्तान में किया था और इसने मुल्तान पर कब्जा कर लिया और उस क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है। इसके अलावा मोहम्मद गौरी का जो भारत में दूसरा आक्रमण होता है वो 1178 ईस्वी में करता है। 1178 ईस्वी में ये गुजरात पर करता है। उस समय जो गुजरात के शासक थे वो थे सोलंकी वंश के शासक, सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम, वो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। चूंकि मूलराज द्वितीय भीम द्वितीय दोनों भाई थे, लेकिन मूलराज द्वितीय अत्यधिक बूढ़ा शासक हो गया था। इस कारण उसने अपने भाई भीम द्वितीय को भेजा था। तो भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में पराजित कर दिया था। तो ये प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने किया था। भीम द्वितीय किस वंश का था? वो सोलंकी वंश का था। तो मोहम्मद गौरी की भारत में यह प्रथम पराजय थी। यह पराजय इतनी भयंकर थी कि मोहम्मद गौरी आने वाले 13-14 साल भारत में आक्रमण नहीं करता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता है और भारत में आक्रमण करने की एक बार पुनः सोचता है। अब वो गुजरात के क्षेत्र से ना आकर अब वो सोचता है कि दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र। उस समय जो दिल्ली और अजमेर के शासक थे वो चौहान वंश के राजा थे, पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कि आप कहते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी ने चौहान वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो पृथ्वीराज तृतीय था। इसी पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, जो अजमेर और दिल्ली के शासक थे। तो मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में पुनः भारत पर आक्रमण करता है। इस युद्ध को हम तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध पूछ लिया जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किन के मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। तो मोहम्मद गौरी की भारत में यह दूसरी पराजय थी। इस पराजय को यह स्वीकार ना कर सका और अपने देश चला गया। 1 साल तक बराबर तैयारी करता रहा कि मैं किस प्रकार भारत को जीत सकूं और इसके अलावा मैं भारत पर अधिकार कर सकूं। तो मोहम्मद गौरी जानता था कि जब तक भारत का कोई शासक मेरा साथ नहीं देगा इसके विरुद्ध, तो मैं इससे नहीं जीत सकता। तो इसे गुप्त सूचना मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान का जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो जयचंद्र है। जयचंद्र कन्नौज का शासक था, जो गहड़वाल वंश का था। तो इसने कन्नौज के शासक जयचंद्र के साथ मित्रता की तथा उसने ये कहा कि हमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना है। इन दोनों के बीच आपस में संधि होती है। तो जयचंद्र मोहम्मद गौरी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जब जयचंद्र मोहम्मद गौरी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है तो मोहम्मद गौरी की एक बार भारत में पुनः नजर पड़ती है। तो अब उसी स्थान पर मोहम्मद गौरी युद्ध लड़ता है, अर्थात वो युद्ध कहलाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है तथा मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। मोहम्मद गौरी की विजय का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना। वो पृथ्वीराज चौहान को अकेले पराजित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कन्नौज के शासक जयचंद्र की मदद ली। कन्नौज का शासक जो जयचंद्र था वो गहड़वाल वंश का शासक था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के शासक जयचंद्र
आपस में वैर था। तो पूछ लिया जाता है कि किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। तो 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। ये प्रश्न बनता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कब होती है? 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। इसके अलावा जब मोहम्मद गौरी भारत आया तो वो अपने साथ 3 अपने योग्य सेनापतियों को लाया था, जिसमें जो प्रसिद्ध उसका सेनापति था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, नासरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यालदोज, ये इसके 3 मुख्य सेनापति थे। नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यालदोज, ये 2 और महत्वपूर्ण इसके सेनापति थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था वो बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार जाता है। तो बंगाल बिहार, उस समय जो बंगाल में शासन था वो सैन वंश का शासन था। इसके अलावा जब ये बिहार जाता है तो बिहार में से नालंदा विश्वविद्यालय मिलता है। तो बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है, अर्थात जला देता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि ऐबक के किस सेनापति ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो वो किया था बख्तियार खिलजी ने। तो मोहम्मद गौरी के 3 सेनापति थे, नासरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यालदोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जो लगा था सेनापति उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार जाता है। उस समय बंगाल में सैन वंश का शासन था। तो बिहार जैसे ही जाता है तो इसे नालंदा विश्वविद्यालय मिलता है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है, उसे ध्वस्त कर देता है। तो प्रश्न बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो कुमार गुप्त ने करवाई थी। इसके अलावा इसका जो दूसरा सेनापति था गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बुंदेलखंड जाता है, ये ग्वालियर को जीतता है। और उस समय जो महोबा में चंदेल वंश था, तो चंदेल वंश के जो अंतिम शासक थे परमार्दी देव, उनको ये पराजित करता है। 1203 ईस्वी में बुंदेलखंड पर अधिकार कर लेता है। तो लगभग अधिकांश भारत में गौरी का क्षेत्र आ गया था, अंडर में आ गया था। तो आगे देखेंगे तो गौरी एक और युद्ध लड़ता है 1194 ईस्वी में। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जो इटावा के समीप पड़ता है। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी गहड़वाल वंश के शासक जयचंद्र को पराजित कर देता है। ये गहड़वाल वंश का शासक था। पूछ लिया जाता है कि जयचंद्र किस वंश का शासक था? गहड़वाल वंश का शासक था। तो 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी जयचंद्र को पराजित कर देता है और उसके साम्राज्य को एक ठोस कदम मिल जाता है। 1206 ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो इसके क्षेत्रों का बंटवारा हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के एक भी पुत्र नहीं थे। तो जो भारत का क्षेत्र मिलता है वो मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो 1206 ईस्वी से ही आपकी दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाती है। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश है वो कहलाता है आपका, दिल्ली सल्तनत 1206 से लगा के 1707 तक चलती है। दिल्ली सल्तनत में मैंने अभी भाग बताया कि आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला जो वंश था वो गुलाम वंश था। तो उसी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का एक दास था। तो दिल्ली सल्तनत वाला जो चैप्टर होगा वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।